के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए और जैसा कि सभी चैनल का और सभी न्यूज़पेपर्स का एक जो एग्जिट पोल था और इधर मोदी जी और अमित शाह की एक घोषणा थी कि भाई अब 400 पार करेंगे, अब की बार 400 पार मोदी सरकार। तो ये सारा जो इनका प्रोपेगेंडा कहिए या आत्मविश्वास कहिए, इसे अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं, वो सारा फ्लॉप हो गया। तो आज हम इसी पे चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में 2 अतिथि विशेष रूप से हमने आमंत्रित किए हैं, जिसमें मून न्यूज़ नेटवर्क के राजीव दीक्षित जी हमारे साथ हैं और MNN न्यूज़ नेटवर्क के भाई PP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों का हमारा हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न मेरा आपसे राजीव भाई कि जो कयास लगाए जा रहे थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक अनुमान था कि हम 400 पार करेंगे, तो ऐसा क्या रहा जो ये 292 पे सिमट गए, 290 के आसपास आके सिमट गए? देखिए, मैं इसे भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास कहूँगा। जो उन्होंने सोचा था, उनका ये मानना रहा होगा कि जनवरी में जो माहौल बना था राम मंदिर का, तो जिस तरीके से पूरे देश में वातावरण बना था, तो वो उसी समय का आकलन करते रहे। और फिर उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का वो ये मान के चल रहे थे कि जो सेंटिमेंट्स हैं हिंदू के, वो उनके जो कैडर वोटर है उसका, तो वो उनको 400 तक पहुंचाएगा। लेकिन वो ये भूल गए कि चुनाव आपने शुरू किया है मई में जाकर, तो अप्रैल के लास्ट में आपने चुनाव शुरू किया, तो वो जो समय था उसमें राम मंदिर का जो भावनाएं थी, ज्वार था, वो उतर चुका था लोगों के बीच में, और कोई भी चीज़ बार बार नहीं बनाई जा सकती। दूसरा उनका ये मानना रहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है। जो उनकी स्ट्रेटजी रही, विशेषकर उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय संघर्ष होगा, जो कोर वोट है, जो उनका विरोधी वोट रहता है वो बटेगा, तो इसका उन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया, जनता जागरूक थी। और जो 400 पार का नारा उनका सबसे बड़ा ब्लंडर मानूंगा मैं उनसे, ये अगर नारा उन्हें देना ही था तो तीसरे चरण के बाद या दूसरे चरण के बाद उन्हें कहना चाहिए था, उन्हें ये बताना चाहिए था कि हमें माहौल ऐसा लग रहा है कि हम 400 पार चले आएंगे। 400 पार का नारा समय से पहले दिया गया, चुनाव लेट किया गया, और उस वजह से, और उत्तर प्रदेश में टिकट जो उन्होंने रिपीट किए, जो 3-3 बार के थे, 30 ऐसे कैंडिडेट थे उनके, जो सांसद, निवर्तमान सांसद कहूँगा मैं उन्हें, उनमें से 26 हार गए, सिर्फ इस वजह से कि वो तीसरी बार उन्हें मौका दिया गया था। पब्लिक जो उनसे अपेक्षाएं रखती थी वो पूरी नहीं थी। तो जो लोकल विरोध था वो मोदी जी के करिश्मे से बढ़कर रहा, उस वजह से ये अति आत्मविश्वास उन्हें ले हुआ। मेरा अगला सवाल PP भाई आपसे है, जैसा कि भाजपा को भरोसा था कि हमारी यूपी की 80 सीटें हैं और सबसे लास्ट में वो हम जो है 80 सीटों के बूते पे ही बहुमत हासिल कर लेंगे, जैसे 272 की आवश्यकता थी वो बहुमत हासिल कर लेते, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और उत्तर प्रदेश में भी इनकी बहुत बुरी स्थिति होगी, 33 पे सिमट गए। ऐसा क्या जादू हो गया जो अखिलेश ने और राहुल ने यूपी में किया, जिसकी वजह से आज भाजपा की ये स्थिति? देखिए, इस चुनाव में जो लड़ाई थी इस बार, भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर लड़ रही थी, और जबकि चुनाव जो था, जो विपक्षी इंडी गठबंधन था, उसने लोकल मुद्दों पर लड़ा। और लोकल मुद्दों की जो पहुंच थी वो आम वोटर तक उसको पहुंची, और उसका परिणाम ये हुआ कि जगह जगह पर जो आरक्षण को लेकर बात थी, और जिसमें भाजपा के कई सारे नेताओं ने कहा कि अपने आप अपना स्टेटमेंट बना लिया कि भाई हम 400 ले आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। ये नारा आपको ध्यान होगा कि लल्लू सिंह जो अयोध्या से प्रत्याशी थे उन्होंने दिया था, जो 2 बार के सांसद थे अयोध्या से, उन्होंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे। और उसका, क्योंकि लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था कि हम संविधान को, भाजपा संविधान बदल देगी। अयोध्या में आपने देखा हार सबसे ज़्यादा कसकने वाली है हिंदुओं की,
और भाजपाइयों के लिए कि जिस जगह पर आज से 3 महीने पहले आपने राम मंदिर का निर्माण करके एक भव्य आयोजन किया और एक बहुत बड़ा सभा बांधा और ये लगने लगा कि शायद पूरा देश इसी मुद्दे पर वोट करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अयोध्या में जो विकास कार्य हुए, या हम बात करें बनारस में जो विकास कार्यों की जो गाथा गाई गई कि भाई इतना ये कर दिया वो कर दिया, ये 2 जगह ऐसी रही जहां वोटर के दिमाग में एक बात रही, जो जहां तक हमने समझा है, यहाँ जो एक्वायर किया गया जगहों को, जो वहाँ के निवासी बासिंदे थे, 100 साल 200 साल से रहने वाली जिनकी दुकानें थी, जिनके मकान थे, जब सरकार ने मुआवजे का वितरण किया तो मुआवजा केवल उनको दिया गया जिनके पास कागज थे, लेकिन 100-200 साल पुराने मकान के कागज तो सबके पास नहीं होंगे, लिहाजा वो मुआवजे से वंचित रह गए। और वो एक बड़ी संख्या बहुत ही समाज के उस वर्ग की थी जो बहुत छोटे मोटे काम करता था, जिसके पास घरों में दुकान थी, आसपास दुकानें बना रखी थी, वो दुकानें थी, और उसका जो विरोध था तो वहाँ के निवासियों को ये लगा भाई राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हमारे लिए क्या हुआ? जो उनके पास आ गया कि राम मंदिर बनने से रोजगार आएगा, उनका तो रोजगार चला गया, उनके तो रहने का घर भी चला गया, क्योंकि उनको ना तो मुआवजा दिया। और यही हाल हुआ बनारस में। बनारस में आपने कई मंदिरों को ध्वस्त किया, जो वहाँ के निवासियों की अच्छी खासी रोजी की व्यवस्थाएं थी। आपने मुआवजे के नाम पर उनको जो मुआवजा दिया उस शहर से बाहर खदेड़ दिया। आखिरकार व्यक्ति अपनी रोटी रोजगार से बढ़कर तो किसी चीज़ को चाहता नहीं है, चाहे वो कोई भी कॉरिडोर हो। क्या ये कॉरिडोर इतने भव्य रूप में ही बनाए जाने चाहिए थे? नहीं। और बनारस में जो मोदी जी की जो जीत हुई है, तो पिछले बार के मुकाबले पर इस बार कुल 1.5 लाख वोटों से जीत पाए। भाजपा की एक बहुत बड़ी कमी रही, भाजपा विपक्षियों के इंडी अलायंस के नैरेटिव को नहीं तोड़ पाई। बिल्कुल ठीक। मैं दिल्ली की बात को आगे बढ़ाता हूँ, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो डेंट लगा है भारतीय जनता पार्टी को, वो जो स्पष्ट बहुमत तक नहीं पहुँच पाई, वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से ही लगा है। हालांकि कुछ पूर्ति उड़ीसा ने की है और वेस्ट बंगाल से जैसे उन्हें उम्मीद थी वो नहीं मिल पाई। उत्तर प्रदेश में कई कारण है, अगर आप उसका एनालिसिस करें तो जो शहरी सीट हैं वो आप देखेंगे तो उनमें अधिकांश पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। वो शुरू से उसका बेस सीट रही है, तो वो कोई नई बात नहीं थी, अप्रत्याशित नहीं था। लेकिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली सीट हैं वहाँ कई फैक्टर काम किए, जैसा पीपी सिंह ने कहा। सबसे बड़ी बात जो 400 पार का नारा रहा, उसे विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया कि संविधान बदलेंगे। संविधान बदलने का मतलब उन्होंने ओबीसी और एससी क्लास को ये ढंग से समझा दिया कि आपका आरक्षण खत्म किया जाएगा। सीधा जब चोट व्यक्तिगत लगती है, और वो भूल गई भारतीय जनता पार्टी कि इस समय जो सबसे बड़ा वोटर है, जो मतदाता समूह है, वो है 18 साल से लेके 45 साल वाला, वो लगभग 55 से 60% है, जो रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ है। जब उन्हें लगा कि हमें रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, और चुनाव से कुछ समय पहले पेपर लीक हुआ, यदि आपने देखा हुआ, उस समय उसमें लाखों लोग, करीब 60 लाख से ज़्यादा उसमें अभ्यर्थियों ने उसमें आवेदन किया था। तो वो पेपर लीक होना, गाँवों में छुट्टा पशु घूमना जो सीधा उनके खेती को नुकसान करते थे, अग्निवीर योजना, मैं भी यहाँ आगरा के कई विधानसभा क्षेत्रों में घूमा, आगरा और आसपास, तो वहाँ मैंने युवाओं में बड़ा आक्रोश देखा था अग्निवीर को लेके। उन्होंने कहा था कि भाई हमारा सपना छीन लिया है सरकार ने, हमें मौका नहीं मिलेगा, 4 साल हम नौकरी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो ये कई फैक्टर रहे जिन्हें विपक्ष ने बड़ी मजबूती से, बिना उसमें फंसे हुए भारतीय जनता पार्टी के, जो उन्होंने ध्रुवीकरण की कोशिश की थी, बिना उसमें फंसे हुए वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार मुखर करते रहे। और जो बसपा का वोट बैंक था, जो आरक्षण का लाभ निरंतर ले रहा था, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि यदि हमने बसपा को ही वोट दिया तो ये मुकाबले में नहीं है, ये बेकार जा रहा है। अगर इन्हें रोकना है, 400 तक से पहले रोकना है, तो हमें इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहिए। वो लगभग 30% वोट डाइवर्ट हुआ इंडिया गठबंधन के लिए। और एक और जो गुजरात से हवा चली थी क्षत्रिय स्वाभिमान की, जो वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बड़ी मुखर दिखाई दी। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि ठाकुर समाज और ब्राह्मण समाज का लगभग 30% वोट इस बार इंडिया गठबंधन को गया है।
वो सिर्फ इसलिए नौकरी और महंगाई के मुद्दे को लेके, अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेके, गाँव में जो छुट्टा पशु हैं उन समस्याओं को लेके, उस सब ने इंडिया गठबंधन के जो उनका बेस वोट था उसमें सरप्लस किया। और जो आज आप जीत देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की, इतनी अच्छी चीज, उसके पीछे यही वाजिब कारण दिखाई देते हैं। दूसरा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आत्ममुक्ति अति आत्मविश्वास थी, उसने टिकटों में कोई परिवर्तन नहीं किया। अधिकांश उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं क्योंकि वहीं डेंट लगा है। जबकि समाजवादी पार्टी ने बड़ी होशियारी से, अब आप देखिए अयोध्या में उनका कैंडिडेट कौन था, उनका कैंडिडेट दलित पासी समाज का था। तो वो अपने आप जो मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक माना जाता था और प्लस 4-5% कांग्रेस का, उसमें वो वोट जुड़ गया। और लोकल आक्रोश, जो लोकल, जैसा टीपी सिंह ने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है, तो वो लोकल आक्रोश और तो वो वोट इजाफा हुआ। तो उसमें जो बड़ी मजबूत सीट थी भारतीय जनता पार्टी की और अवध क्षेत्र की जो उससे पूरा जुड़ा हुआ था, तो वहाँ खामियाजा भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि जो लोग 100-200 साल से वहाँ रह रहे थे और व्यापार के रूप में छोटी मोटी दुकानें अपनी गुंडियाँ चला रहे थे, उनकी गुंडियाँ ध्वस्त हुई, उनको मुआवजा भी नहीं मिला, दूसरा कोई स्थान भी नहीं मिला। यही जो व्यापार का जो कारण है, यही सेम कारण बनारस में भी देखने को मिला। बनारस में इंडी गठबंधन एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हुआ कि बनारस में जितने भी क्रूज आ रहे हैं, जितने भी 5 स्टार 3 स्टार क्रूज चलाए जा रहे हैं, ये सब गुजरातियों के हैं। लोकल को हमको आपको क्या मिला, हमको आपको क्या मिला। तो बड़ी चालाकी से इंडी गठबंधन ने जिस नैरेटिव को बनाया, उस नैरेटिव को तोड़ने के बजाय भाजपा नए नए नैरेटिव गढ़ने में तो व्यस्त रही, लेकिन वो जनता के किसी मतलब के नहीं रहे। जनता को क्या मतलब था कि मुगल आए थे, कि शहजादे जाएंगे, कि जमींदार साहब खत्म हो जाएंगे, या कोई मंगलसूत्र ले आएगा। कोई राम, आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपका है, वो कैसे आपका मंगलसूत्र ले जाएगा भाई? आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं ना भाई, ऐसे कैसे कोई मंगलसूत्र किसी महिला का ले लेगा? ये मुद्दे ऐसे थे जो आम आदमी के गले के नीचे नहीं उतर पा रहे थे। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात जो राहुल गांधी अब तक परिपक्व नहीं लग रहे थे, लेकिन इस चुनाव में उनकी मैच्योरिटी दिखाई दी। और इस चुनाव में उनका 2 ऐसे कारण थे, एक अग्निवीर योजना को खुलकर बोलना और एक दूसरा कारण खटाखट 8,500 रुपये हर माह। इन दो वक्तव्यों ने बड़ा जादुई काम किया उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से जो वोट बैंक था, और एक सबसे बड़ा कारण, और सपा ने भले ही 35 सीटें जीती हूं, लेकिन कांग्रेस 60 सीटों पर आई है। लेकिन इसमें आप एक बात देखिएगा, अखिलेश ने बड़ी चालाकी के साथ और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, चालाकी नहीं बुद्धिमत्ता के साथ, क्योंकि स्ट्रेटजी चालाकी से नहीं बनती है, बुद्धिमत्ता के साथ बनती है। इस बार उन्होंने अपने परिवार से केवल 5 यादवों को टिकट देकर इतिश्री कर दी, और हर उस सीट पर उन्होंने उनको ये मानकर कि मुस्लिम यादव भाई समीकरण तो हमारा है ही, इसे तो कोई कहीं लेके जा नहीं जा। इसके साथ में प्लस हुआ कांग्रेस, और कांग्रेस को इस बार अगर आप पूरे देश का आंकलन करके देखें तो मुस्लिम वोट एक मुश्त के कांग्रेस को पड़ा है, ना कि समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। अगर ये बात मैं आपको इस बात से प्रूव कर दूं, असम में मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता बदरुद्दीन, जो पिछले 30 साल से सांसद, ओवैसी साहब के धर्मगुरु, और उनको इस बार डुमरी विधानसभा लोकसभा सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन ने, आप जानते हैं कितने वोट से हराया? 10 लाख वोटों से, 10 लाख वोट से। तो आपको ये स्वीकार भाजपा को भी करना होगा, और एक अखिलेश के लिए भी फिर से मंथन का समय है। 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव है, भाजपा जो सत्ता में है, और भाजपा अपनी रिकवरी करने का प्रयास कर लेगी, लेकिन जिस वृक्ष से आप लिपटे हो वो आपको कितना भोजन लेने देगा, ये एक बड़ी बात होगी अगले विधानसभा चुनाव में। सीधी बात यह है कि 37 लोकसभा सीटें सपा को मिली है। ये मुलायम सिंह के रिकॉर्ड को भी 34 वाली को इन्होंने तोड़ दिया। दूसरा, एक लोकसभा सीट में 5 विधानसभा की सीटें। बिल्कुल। अब इसका कैलकुलेशन अगर आप कर ले 37 से गुणा करें 5 का, तो आप ये बताइए 2 साल बाद विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति बनेगी भाजपा? अरे सर, आप एक बात देखिए ना, कल ही भाजपा के 14 उम्मीदवारों ने जो हारे और जीते हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में
अपने लोकल विधायकों पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी विधानसभाओं पर वोट दिलाने का कोई काम नहीं किया, और इसके साथ साथ अपनी ड्यूटियों को, इलेक्शन ड्यूटियों को दूसरे क्षेत्रों में लगवा लिया, जिससे कि उस क्षेत्र में काम ना करना पड़े। तो 14 सांसदों के साथ भी अगर हम जोड़ें तो 70 विधानसभाएं तो वैसे ही हो गई जिन्होंने काम नहीं किया और जो सपा के समर्थन में गई। नहीं, तो इसमें एक चीज और भी देखने को आ रही है कि जितने प्रत्याशी थे या विधायक थे जिनको प्रयास करना चाहिए, तो मोदी जी भी आश्रित हो गए कि मोदी सरकार, मोदी जी की शक्ल में वोट मिल जाएगा। तो 2019 के चुनाव को शायद उन्होंने रिपीटिशन मान के चल रहे थे। अब जैसा मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में इनको 71 सीटें मिली थी, ठीक है। 2019 में घट गए 71, 62 रह गई। वोट परसेंटेज इनका बढ़ा, 2019 में वोट परसेंटेज 49 हो गया, जो 14 में 42 था। लेकिन इस बार 2024 में वो परसेंटेज घट के 41 रह गया। देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह वो फिर मैं दोहरा रहा हूँ जी। कि अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी, जी। ये दो बातें ऐसी रहीं जो सीधा सीधा हमारे राजनीति में व्यक्ति पूजा की बात कह रही थी कि भाई जो है कुछ है वो मोदी जी के नाम पे हो रहा है। तो उससे एक तो भाजपा कार्यकर्ता, फिर उससे पहले ये चुनाव से पहले 3 महीने पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना रणनीतिक जो प्रबंधन किया, दूसरे दलों के नेताओं को लाना, वो भी ऐसे नेताओं को लाना जिन पे लगातार वो भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी खुल के, और इवन प्रधानमंत्री जो महाराष्ट्र के अजीत हैं या और ऐसे दसियों एग्जाम्पल हैं, भोसले हैं, जिन पे वो दसियों आरोप थे और प्रधानमंत्री उनको लेकर निशाना बनाया करते थे कांग्रेस में, उनको भारतीय जनता पार्टी, तो एक मुहावरा बड़ा आम हो गया कि कोई भी है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, जो भ्रष्टाचार आता है वो धुलकर साफ हो जाता है। तो इससे जो प्रतिबद्ध मतदाता था या प्रतिबद्ध कार्यकर्ता था भारतीय जनता पार्टी को, बड़ा मायूस था। और जब उन्होंने देखा कि हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मोदी के नाम पे हो रहा है, तो या तो घरों में बैठ के, उसमें एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आरएसएस, जो हमेशा हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर पर सहयोग करता है, घर घर जाता है, उनकी बातें रखता है, वोटर पर्ची पहुंचाता है। वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक साक्षात्कार में जब ये कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, उसे ऐसे इस संगठन की जरूरत नहीं है और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, तो उनके भी कहीं ना कहीं अहम पे चोट लगी और वो आइसोलेटेड हो गए। उन्होंने कोई इस तरह का कार्य नहीं किया, तो पूरा जो वातावरण बन रहा था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो हित थे उन पर चोट कर रहा था, और उनकी बात कहने वाला कोई नहीं था। ना कोई ये समझाने में कामयाब हुआ कि 400 सीटें लाने पे संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं होगी या आरक्षण पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मोदी जी ने बहुत बाद में अपने भाषणों में ये कहना शुरू किया, लेकिन तब तक तलवारें म्यान से निकल गई। देखिए, नहीं, ये बात आपका बिल्कुल, इस बात की तो चर्चा रही कि इस बार जो है पब्लिक में भी ये था कि उनके घर वोटर पर्ची नहीं पहुंची। वो कौन पहुंचाता था? भाजपा का कार्यकर्ता नहीं पहुंचाता था, वो आरएसएस का जो वर्कर था, जो ग्राउंड लेवल पे काम करता था, उसकी बड़ी अहम भूमिका। अच्छा, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूंगा पीपी भाई, धरातल पर अगर आप देखें तो भाजपा का वोट परसेंटेज क्यों गिरा? घर से वोटर निकला नहीं। ये बात उससे नहीं निकलने का रीजन क्या था? क्या आरएसएस उसका रीजन था? सुनिए, मैं आपको बताऊं। जी। अभी राजीव जी ने कहा ना कि आरएसएस आइसोलेट कर लिया अपने आप जी, को। जी। आरएसएस के बारे में जो मेरी जानकारी है, राजीव भाई साथ बैठे हैं, शायद समर्थन करें, अगर सही नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो मना भी करेंगे। आरएसएस जो संस्था है ना, इसके अंदर एक बड़ी भारी दिक्कत है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ क्या दिक्कत है। आरएसएस में अहम की बड़ी भारी दिक्कत है। ऊपर बैठे हुए, नागपुर में बैठे हुए लोगों को अहम की बड़ी भारी दिक्कत है, और वो अहम नीचे प्रचारक तक आता है। आप देखिएगा, प्रचारकों से बात करके कभी देखिएगा तो ऐसा लगता है जैसे विधायक तो ढक्कन है उनके सामने और प्रचारक साहब सब कुछ है। मैंने देखा 2004 के चुनाव में भी सेम यही हालत हुई थी, जब शाइनिंग इंडिया गंगारी वाजपेयी जी का था जी। और वो जो इस तरीके का आइसोलेशन जब उस समय किया था, तब भी आरएसएस ने अघोषित बहिष्कार किया था पार्टी के पक्ष में काम न करने का, एक बात। और ये सोचकर, ये अंदर से जो निकल के उसमें बात आई थी कि हम हैसियत बता देंगे, एक बात। सेम
वही 2004 की पुनरावृत्ति इस 2024 के चुनाव में फिर हुई और इस बार फिर से यह तय हुआ कि हम हैसियत बता देंगे। और उस हैसियत बता देने पर आरएसएस ने, आप हम सब लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई। क्या सारे फैक्टर उत्तर प्रदेश में लागू हुए? उत्तर प्रदेश से लगे हुए एमपी में, उत्तर प्रदेश से लगे हुए छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश से लगे, अरे उत्तर प्रदेश से लगे उत्तराखंड का क्लीन स्वीप हुआ है। ऐसा क्या हुआ कि केवल उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ? आरएसएस के साथ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कारण और भी रहा, जो नैरेटिव कहीं ना कहीं से दिया गया विपक्ष को कि इस चुनाव के बाद योगी जी नहीं रहेंगे। इस मुद्दे ने उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात के लिए प्रवोक किया कि अगर योगी जी नहीं, जनता को क्या चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर, जो जनता शांति से भोग रही है इस समय। उन्होंने कहा अगर योगी जी नहीं रहे तो फिर से वही, इनके राज्य में भी वो स्थिति अगर आ गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे? दूसरे को वोट देते हैं। तो उन्होंने कहा लोकसभा में समय है कि इनको, जनता भी उसी आरएसएस के मोड पर चली गई कि सबक सिखा ही दिया जाए। ये नैरेटिव तो अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले देखिए 4 जून के बाद और मोदी, ये योगी जी जगत भी देखिएगा, क्योंकि केजरीवाल जेल से बाहर आए थे 50 दिन के बाद, और इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने का जिन लोगों ने यह काम किया, जो भीतरघात हुआ है, उनके लिए केजरीवाल से बढ़िया कोई आदमी हो ही नहीं सकता था इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि बाकी सब लोग तो चुनाव में पहले से घूम रहे थे। केजरीवाल के द्वारा मुद्दा उठाया गया, जबकि जानते थे केजरीवाल कि उसकी अपनी राजनीति पर इस मुद्दे का कोई लेस मात्र भी फर्क नहीं था। उस दिल्ली की राजनीति या पंजाब की राजनीति में योगी रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? उस नैरेटिव को भी प्लांट किया गया थ्रू केजरीवाल। और इस तरीके से ये दो नैरेटिव जो एक साथ हुए, जो सेट हुए उत्तर प्रदेश के वोटर के दिमाग में कि योगी जी नहीं रहेंगे, और दूसरा हैसियत बता देंगे। आप देखिएगा आरएसएस ने 2 राज्यों का चयन किया, एक महाराष्ट्र और एक उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा 120 सीटें आती हैं। वो जानते थे कि अगर 120 सीटों को अगर हमने 50% का भी डेंट दिया तो हैसियत बता देंगे। ये मेरा अपना मानना है। बिल्कुल सही। बिल्कुल मैं पीके सिंह की बात से सहमत हूँ। जो केजरीवाल ने उस नैरेटिव पे मोहर लगाई थी, उस ये पब्लिक के बीच और विशेषकर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी पहले से चल रहा था कि योगी जी का बढ़ता कद हजम नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व को। आप जब पीछे पलट के देखें, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी एक कोशिश हुई थी कि योगी जी को हटा दिया जाए मुख्यमंत्री पद से। वहाँ 2 दिन वहाँ संगठन मंत्री लखनऊ में 2-3 दिन वहाँ उन्होंने प्रवास किया, और दत्ता जो होश वाले हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, वो भी आरएसएस के, उन्होंने हस्तक्षेप किया, तब कहीं जाकर योगी जी की कुर्सी बच पाई थी उस समय। लेकिन वो नैरेटिव लगातार चला आ रहा था कि कहीं ना कहीं अमित शाह और योगी जी के समीकरण दुरुस्त नहीं है। और आप देखें इलेक्शन यूपी के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी मोदी जी ने योगी जी के कंधे पे, वो बहुत बीजेपी द्वारा पब्लिसाइज किया गया था फोटो, वायरल हुआ था, वो कंधे पे रख के वो बात करते हुए घूम रहे हैं। तो वो विश्वास दिलाना था पब्लिक को कि कहीं योगी जी के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जा रहा है। जो गुजरात में क्षत्रियों के जो उन्होंने कहा था, मैं समय नाम स्लिप कर रहा हूँ, सांसद जो वहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने जो टिप्पणी की थी, वो यहाँ आकर धीरे धीरे आग की तरह, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आग की तरह उसको फैलाया गया। ये सब बीजेपी की अंतर्कलह थी। और जैसे कि हम बीजेपी के लोग बताते हैं, कार्यनेता और कार्यकर्ता बताते हैं, योगी जी ने 35 सांसदों के टिकट काटने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि 35 नाम दिए थे, और बल्कि उनके गोरखपुर के जो सांसद हैं उनके लिए तो उन्हें लड़ना पड़ना था, निवेदन करना पड़ा था कि इसको अगर चेंज किया तो अच्छा नहीं रहेगा। तो तब कहीं जाके रवि किशन की टिकट बची थी। तो ये सब बातें हैं जो धीरे धीरे भाजपा ने 19 पूर्व सांसदों की टिकटें काट दी यूपी में, काट के अपने चॉइस से दी। ये केंद्रीय देखिएगा लोकसभा चुनावों में क्या, जगत जी लोकसभा चुनावों में क्या होता है, केवल भाजपा में नहीं सारी पार्टियों में होता है, राज्य नेतृत्व को निश्चित रूप से उतना वेटेज नहीं दिया जाता जो केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में होता है, और वो हर पार्टी में होता है लगभग। लेकिन पार्टी की जो इंटरनल सर्वे है, भाजपा जो कहती है कि हमारा इंटरनल सर्वे है, वो सर्वे कहाँ होती है?
जिसके बारे में ये नहीं पता लगा कि हमारे प्रत्याशी के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है। मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये केवल भाजपा के प्रत्याशियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। और दूसरा कारण कि योगी को हटा देंगे जो टूल पकड़ गया है, और उस टूल दोनों मुद्दों को लेकर आइसोलेशन में चला जाना आरएसएस का, और आरएसएस ने आइसोलेशन में जाकर, आप देख लीजिए आपके घर कोई पर्ची देने आया, राजीव भाई बैठे हुए बता दें, आप कोई पर्ची देने नहीं आया किसी ने, पर्ची देने का काम किसका था? पहले आरएसएस दूसरी बात, आप एक बात देखिएगा, राजीव भाई ने तो इतने सारे देखिए, इलेक्शन को लाइव भी किया है, सारा किया है, और बूथ पे जाके भी खूब सारी रिपोर्टिंग भी की है। आप देखिएगा जिस दिन चुनाव होता है उस दिन 20% वोट आखिर के 2 घंटे में वेब के रूप में आता है, और वो वेब के रूप में कार्यकर्ता लेके आता है, निकाला जाता है, जो इस बार नदारत था। वो कार्यकर्ता नदारा इसलिए था कि भाजपा पार्टी संगठन के पास तो कार्यकर्ता था नहीं, क्योंकि वो इम्पोर्टेड था, और जो इनका ओरिजिनल कार्यकर्ता काम करने वाला था वो फील्ड से गायब था, वो निष्क्रिय था। चलिए, अब ये हमारी जो वर्तमान स्थिति है उस पर चर्चा हो गई, लेकिन अच्छा 9 जून को अब ये शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो जो इनके मेन घटक है, तो आपके वही है पलटू चाचा, नीतीश बाबू, एक चंद्रबाबू, 16 उनकी 12 इनकी। तो अभी तक आज जो न्यूज फ्लैश हुई है वो बड़ा ये भरोसा दिलाया गया है कि साहब ये दोनों पूर्ण समर्थन अपना देंगे। तो मैं ये प्रश्न है मेरा खासकर आपसे राजीव भाई जी, मोदी जी की सरकार अब आगे कितने समय तक टिक पाएगी अगर वर्तमान स्थिति यही है कि उनकी पूर्ति, उनकी डिमांड, जो उनकी आवश्यक जो मांग होगी उसको पूरा करने में कैसे कहाँ तक सफल? देखिए, जो दोनों बड़े जो एनडीए के घटक हैं, जो जिनके समर्थन से इस समय यूँ माना जाए कि मोदी जी की मजबूती होती है, वो या तेलुगु देशम है और जेडीयू है बिहार का। चूँकि अगले साल 25 में बिहार में चुनाव होने हैं, तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार कोई अभी हाल फिलहाल कोई 1 साल तक कोई इस तरह का कदम उठाएंगे जिससे कि स्थिरता को हो। क्योंकि उनका मकसद ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बिहार के लिए पैकेज, स्पेशल पैकेज ले लें, धनराशि ले लें, जिससे कि वो वहाँ कहाँ कार्य करा सके। यही तेलुगु देशम में अभी आप जो उनका मुख्य प्रतिद्वंदिता जिसको रिप्लेस करके आए हैं वो सत्ता में, वो कमज़ोर हुआ है, मरा नहीं है। और वहाँ कांग्रेस भी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भी बिल्कुल मर गई, उन्हें मालूम है कि हमारा मुकाबला इन्हीं से होना है, तो उनकी कोशिश भी ये रहेगी। वो जेल भी जा चुके हैं इस हद तक, वहाँ केंद्र ने समर्थन किया था, ईडी ने कोई एक्शन नहीं लिया था उनके खिलाफ, जबकि अन्य जगह जैसे कोई होता था रीजनल नेता ईडी एक्टिव हो जाती थी। तो वो एक आगे भविष्य की राजनीति को लेकर वो चल रही थी। तो मुझे नहीं लगता ये दोनों हाल फिलहाल, अभी आप ये मानिए, आपको भरोसा है कि पूरे साल, देखिए पूरे साल तो मोदी जी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी फितरत नहीं है कि वो किसी दबाव में काम करें। वो अपने ही हिसाब से चलने वाले आदमी हैं। जहाँ मैं समझता हूँ कि 6 महीने के अंदर जो उनका प्रबंधन है, उनके गृह मंत्री या उनके सिपा सालार कहिए, दाएं हाथ कहिए, जो राजनीतिक प्रबंधन में माहिर हैं अमित शाह, वो ऐसा इंतजाम कर लेंगे कि वो बैसाखियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं भी कमजोरी रही तो उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ, क्योंकि अब आप ये मानिए जो महिला आरक्षण का दाव उन्होंने खेला था भारतीय जनता पार्टी ने, और परिसीमन चेंज किया था, तो अभी सब अपने अपने हिसाब से परिसीमन कराकर वो दोबारा मध्यावधि चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ करा सकते हैं। और अगर दोनों ही सहमत हो गए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो उनका सपना है उस पर भी वो आगे बढ़ सकते हैं। उसमें अभी जैसे ये 400 सीट वाला जो इनका एक सपना था, ये इनकी महत्वाकांक्षा थी, वो पूरी नहीं हो पाई। जी, 400 पूरी करने के बाद में जो उनकी पहले से योजना 6 महीने से साल भर से चल रही थी कि हमको देश में क्या क्या परिवर्तन लाने हैं, तो वो तो ध्वस्त होते ही योजना है। जगत जी ऐसा नहीं है जी। और जहाँ तक लग रहा है कि सरकार बैसाखियों पर है, लेकिन अभी हड्डियाँ इतनी कमजोर नहीं हुई हैं भाजपा संगठन की कि उन बैसाखियों की जरूरत लंबे समय तक पड़ेगी और भाजपा रिकवरी करेगी। क्योंकि अभी आप देखिएगा लगभग भाजपा 240 से 32 सीटों की जरूरत है ना,
32 सीटों की जरूरत है ना, आप 50 से ऊपर तो निर्दलीय खड़े हुए हैं, कहाँ जाएंगे? सत्ता का सुख तो सबको अच्छा लगता है, सत्ता का सुख सबको अच्छा लगता है। और जिन लोगों को ये लग रहा है, जैसे इंडी गठबंधन कह रहा है कि नैतिक रूप से जयराम नरेश ट्वीट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भैया ये नैतिकता तो आपको 2009-2004 में याद रही थी ना, जब आप 2004 में आपने 142 सदस्यों पर सरकार को चलाया था और 2009 में आप कुल 216 सदस्यों पर चला रहे थे, वो भी 216 सदस्यों पे। तो वो नैतिकता तो आपको याद रखनी चाहिए। और देखिएगा मोदी की लोकप्रियता को कम बताने वाले या आंकने वाले जो लोग हैं अभी, आप ध्यान रख लीजिएगा, पिछले 40 वर्षों में राजीव गांधी के बाद कोई भी सत्ता अगर आप देख लें तो कांग्रेस या जिसकी भी सत्ता चली है, 240 सीट अकेले इंडिविजुअल कोई भी पार्टी लेकर नहीं आ पाई है, तो भाजपा लेकर आई है इस बार। बिल्कुल। कांग्रेस 2009 में आखिरी चुनाव में लेके आई थी तो 216 सीट ऐसी कुछ, और भाजपा आज भी 240 सीटों के साथ है। तो जब आप 216 और 142 सीटों पर सत्ता चला सकते हो तो ये गुण आपके पास नहीं है। अभी बाजार में खुलेआम हो चुका है कि सत्ता कैसे चलाई जा सकती है, ठीक है ना। तो मोदी जी की किसी भी, आप ये सोचें कि ईडी की कार्रवाई खत्म हो जाएगी, सीबीआई की खत्म हो जाएगी, यूसीसी बैंक बस्ती में चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस चोट पर जो इस बार लगी है भाजपा को, ये अच्छा होगा कि ये चोट 2024 के चुनाव में लगेगी। अगर ये चोट 27 में लगती तो भाजपा नेस्तनाबूद हो जाती इस देश से, राज्यों से लेके और केंद्र तक। अभी समय है, इतनी सत्ता का दलबल भाजपा के पास है कि उस रिकवरी को किया जा सके। ये चोट लगना भी देखिए वैसे जरूरी था, क्योंकि 2014 2019 बड़ा मतलब ये जैसे कहते हैं कि बड़ा आत्मविश्वास बहुत ऊंचा हो जाना, भरोसा हो जाना। आप एक बार देखिए, अभी जब ये चोट नहीं लगती तो क्या होता? अभी सीटें कम आई हैं, सीटें कम आई हैं तो अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं कि ये बहुत जरूरी था। आरएसएस में जिस तरीके से बात चल रही है, नहीं साहब हैसियत बता दी हमने, फलाना कर दिया। अगर आप ये मान लें कि जो एग्जिट पोल आए थे, अगर परिणाम वैसे ही आया था तब क्या बोलते लोग, तब क्या बोलते? तो ऐसा नहीं है, परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियों के अनुसार नेता अपने आप को ढाल लेते हैं। इसलिए इस 5 सालों में सरकार पूरे 5 साल चलेगी और मुझे लगता है कि इस बार मोदी ज़्यादा आक्रामक होंगे बजाय पिछले 10 सालों के, क्योंकि 10 सालों में अपनी सहनशीलता का जो उन्होंने लोगों को एग्जाम्पल दिया, उसके परिणाम मुझे अच्छे नहीं मिले। अभी तक हमने जो चर्चा की है सिर्फ भाजपा के सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की। अब थोड़ा सा हम कांग्रेस और सपा, जो इस समय इंडी गठबंधन के जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो इनका अब भविष्य में 5 साल क्या क्रियाकलाप रहेगा, इनकी कार्यशैली क्या रहेगी, दोनों की आगे आने वाले चुनावों में क्या स्थिति बनेगी। जो विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी दिल्ली के चुनाव बाकी है, बताएंगे बहुत ज़्यादा है। आप बताएं। देखिए अब जो एक उत्साह बढ़ा है जी, सीटें बढ़ी हैं दोनों की, और दोनों पार्टियां जो आप और हम सभी जाने हैं मुख्य घटक हैं इंडिया गठबंधन के, दोनों गर्त में थे। और ये माना जा रहा था कि यदि यही स्थिति रहती, वाकई चाटो पार हो गया होता, तो शायद वो अपना आत्मविश्वास भी खो चुके होते, उनका कार्यकर्ता भी छिटक चुका होता। तो उन्हें संजीवनी मिली है, मजबूती हुई है, और वो ये समझ गए हैं कि ये भलाई हमारी एकजुट रहने में ही है। तो अब लोकसभा में आपको बड़ा सशक्त विपक्ष दिखाई देगा, जो मजबूती से जनता की आवाज़ को मुखर करेगा, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको मुखर करेगा। तो और आगे भी आप चाहे दिल्ली का चुनाव हो, अब आम आदमी पार्टी को भी लग जाएगा, तो वो उसमें कांग्रेस की हिस्सेदारी बनेगी। दिल्ली का चुनाव फिर ये मिल के लड़ेंगे। तो और उसके अब जो भी चुनाव होगा, क्योंकि अब मोदी जी डबल एग्रेसिव होकर सामने आएंगे। एक मनोवैज्ञानिक जो होता है, आदमी का स्वभाव होता है कि यदि कोई चोट खाया होता है तो वो दुगनी ताकत से हमला करता है और दुगनी ताकत से काम करता है अपना जो भी उसके क्षेत्र में काम होते हैं। तो मोदी जी जहाँ दुगनी ताकत, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब बीजेपी को भी दिखाई दे जाएगा, और उनको भी सबक मिल गए हैं कई तरह के, तो वो भी पूरी दुगनी ताकत से उन्हें लंबा चलना है। तो वो
एक होकर चलेंगे और अपनी गलतियों को समझेंगे, उनको दूर करेंगे, तो मुझे नहीं लगता अब अच्छा लोकतंत्र का आपको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा दिखाई देगी, लोकतंत्र का स्वस्थ स्वरूप दिखाई देगा, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए। अभी जैसे आज की जो हमारी चर्चा थी और जो हमारा विषय था, वर्तमान लोकसभा चुनाव 2024 का विश्लेषण और समीक्षा, यही हमारा विषय था। और इस पे आज हमारे बीच बैठे हुए वरिष्ठ पत्रकार भाई राजीव दीक्षित जी और भाई पीपी सिंह जी, और सभी दर्शकों ने देखा होगा कि आज इन्होंने सारे चुनाव का जो पटापेक्ष किया है और सारा विस्तृत रूप से इन्होंने जो उसका संधिविच्छेद किया, मैं तो ये कहूँगा वो बहुत ही सराहनीय। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और साथ ही मेरा सभी जो दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद है। और ऐसे ही आप देखते रहिए Geo9 न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं Geo9 न्यूज़।